दोस्तों देखिए, ये बात सभी के लिए है जिन लोगों ने भी वीडियो पे क्लिक किया है, चाहे वो सजेस्टेड पे क्लिक करे हैं, चाहे उन्होंने सर्च करके क्लिक किया है इस वीडियो पे, या फिर ब्राउज़ करके आए हों, या फिर वो लोग जिनको नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो कृपया उन सभी के लिए एक बात है कि कृपया वीडियो के व्यूज़ पे मत जाइएगा कि इसमें व्यूज़ कितने हैं। जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दी जाएगी, अच्छे से बता दी जाएगी। फिर कभी भी आपको इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं होता है। जब वीडियो वायरल होता है तो एक साथ हज़ारों लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, इसलिए वीडियो पे लगता है कि बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत सारे व्यूज़ है तो हमें भी देखना चाहिए। तो कृपया वीडियो के व्यूज़ पे मत जाइएगा। अब ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये हर वीडियो में आपसे कहने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप पर इसका प्रभाव पड़े और आप लोग वीडियो मेरा देखें, ठीक है। मुझे पता है कि वीडियो में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, ना कंटेंट में, ना तो क्वालिटी में, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो पर जिन लोगों ने भी क्लिक किया है उनको नॉलेज है हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हेमू का नाम सुना है कि ये आखिर हेमचंद या हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कैसे बना, जब ये आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, आदिल शाह का अधीनस्थ एक अधिकारी था या वजीर कह लें, तब ये शासक कैसे बन सकता है। ये दिमाग में लोगों का कन्फ्यूज़न आता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इतिहास में क्या पढ़ा जाता है, हालांकि मैंने भी ऐसे किया है कि देखिए हुमायूं की हम लोग लड़ाई करवाते हैं शेर शाह सूरी के साथ, 1540 में बिलग्राम की लड़ाई करवाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद शेर शाह सूरी को शासक बना देते हैं। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं की लड़ाई फिर से करवाई जाती है। सरहिंद के युद्ध 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है, जो एक सिकंदर सूरी अफगान है उसके साथ। उसके बाद अकबर का शासन हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और फिर अकबर के बाद फिर क्या होता है कि एक युद्ध कराया जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसमें थोड़ा बहुत हेमू का नाम आता है। और उसी के साथ लोग बताते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक किसे माना जाता है तो हेमू को लगा दीजिएगा, बस इतना छोड़ के लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी मारे मैंने बताया भी है, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने इसके लिए विशेषकर आपके लिए मैंने जो आपने कमेंट किया था आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और ना देखे, सबके लिए बनाया है, लेकिन कहने पर बनाया है, दिमाग में आया कि हाँ आपके कहने पर दिमाग में आया कि इस पर चलो अलग से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेमू कौन था, हेमू का नाम क्या था? हेमू का नाम था हेमचंद इसका मूल नाम था हेमू का, और बहुत ही सामान्य परिवार में इसका जन्म हुआ था। रजवाड़े या राजघराने से कोई दूर दूर तक नाता नहीं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। इतिहासकार इसके जन्म के बारे में बहुत मतभेद हैं उनके अंदर, उनके बहुत मत हैं, और कहाँ जन्म हुआ था इसके बारे में भी काफ़ी मतभेद है। लेकिन बहुत लोग ये बताते हैं कि इसका जन्म हुआ था मेवात में इसका जन्म हुआ था 1501 में हेमचंद्र का जन्म हुआ था, ठीक है। और पिताजी बहुत छोटे से व्यापारी थे, क्योंकि वैश्य परिवार में जन्म हुआ था, वैश्य व्यापारी परिवार में जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए जब मुगल वंश आते हैं तो मुगलों से परेशान होकर इनके पिता क्या करते हैं, ये चले जाते हैं मेवात से रेवाड़ी। मेवात से ये कहाँ चले जाते हैं, ये रेवाड़ी चले जाते हैं, ठीक है, रेवाड़ी। और रेवाड़ी जाते जाते ये काफ़ी जो है युवा हो जाते हैं हेमचंद्र, और यहीं पर ये नमक का व्यवसाय या नमक का व्यापार स्टार्ट करते हैं हेमचंद्र, ठीक है। इधर क्या होता है कि जो है शेर शाह सूरी का दबदबा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहा है। अब इनको खाने की भी चीज़ चाहिए, इनको बारूद भी चाहिए। तो देखिए जो व्यापारी होता है वो संपर्क में लोगों के होता है, तो जो शेर शाह सूरी है इनके हेमचंद्र के पिता, और हेमचंद्र यानी हेमू बारूद और खाने की चीज़ें यानी अनाज जो है सप्लाई करते हैं, ठीक है। 1540 में युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के साथ, इसमें शेर शाह सूरी जो जीतता है और दिल्ली में एक सूर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। 1545 में जो शेर शाह सूरी है वो अपना उत्तराधिकारी जो है वो जलाल खां, एक इसका पुत्र होता है जलाल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। और शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद जलाल खां उत्तराधिकारी बनता है और इसका नाम पड़ जाता है सलीम शाह सूरी। क्या नाम पड़ जाता है इसका? सलीम शाह सूरी। तो हम लोग इसको सलीम शाह सूरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जिसका मूल नाम क्या था? जलाल खां। अब देखिए सलीम शाह सूरी जो है वो दिल्ली से राजधानी ले जाता है ग्वालियर। इसको लगता है कि ग्वालियर ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है। जो शेर शाह सूरी द्वारा जीता गया था बंगाल और सिंध का जो क्षेत्र जीता गया था, ठीक है, तो इसके बीच एक बहुत बड़ी सराय या बाजार का निर्माण करता है सलीम शाह सूरी, जिसका अधिकारी या अधीक्षक नियुक्त करता है हेमू को अधीक्षक नियुक्त करता है।
यहाँ पर और गहराई में जाके बात करें तो एक माप तौल का अधिकारी नियुक्त किया जाता है हेमू को। ठीक है, सलीम शाह सूरी है, सलीम शाह सूरी अपना उत्तराधिकारी किसको बनाता है? सलीम शाह सूरी जो है अपना उत्तराधिकारी बनाता है, अपने 12 साल का बेटा होता है इसका, ठीक है, उसको उत्तराधिकारी बनाता है, उसका उत्तराधिकारी बनाता है। लेकिन सलीम शाह सूरी का एक भतीजा होता है, यानी इसका चचेरा भाई, ये एक षड्यंत्र रचता है और इसकी हत्या करवा देता है। वो आदमी जो है वो गद्दी पर बैठने के बाद, दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठने के बाद कहलाता है आदिल शाह सूरी। वो क्या कहलाता है भाई? आदिल शाह सूरी कहलाता है। आदिल शाह सूरी कहलाता है। आदिल शाह सूरी एक योग्य शासक नहीं है, ये मानकर चल सकते हैं हम लोग कि आदिल शाह सूरी जो है वो षड्यंत्र के द्वारा गद्दी तो हथिया लेता है, लेकिन योग्य शासक नहीं है। वो अपना वजीर जो है वो नियुक्त करता है हेमू को, जिसका नाम है हेमचंद। देखिए एक बात और है कि जब इसका बिलग्राम का युद्ध होता है, जब शेर शाह सूरी जो है अपना राज्य जो है स्थापित करते हैं, उसी दौरान क्या करता है, जो ये हेमू है ये रेवाड़ी में जो है एक जो धातुएं होती हैं उसका उनके हथियार बनाने का कारखाना भी लगाता है। ठीक है, ये बात रह गई थी, बता दिया मैंने। फिर आदिल शाह जो क्या करता है, आदिल शाह अपना वजीर या सेनापति या प्रमुख, मतलब जो उच्च अधिकारी कह सकते हैं, जब समझ सकते हैं, वो किसको? हेमू को नियुक्त करता है। और जितना भी राज का जितने भी जिम्मेदारियां हैं वो सब कुछ हेमू को दे देता है। अपना आराम से जीवन व्यतीत करता है। जहाँ भी कुछ होता है वो सब कुछ देखभाल कौन करता है? हेमू करता है। वो कौन करता है? हेमू। एक बार क्या हुआ कि एक गवर्नर था जुनैद खां, ये काफ़ी मतलब शक्तिशाली था, तो इसको हरा देता है। इसको हराने के बाद क्या होता है कि ये काफ़ी और ज़्यादा इंप्रेस होते हैं आदिल शाह हेमू से, और इंप्रेस होते हैं। और जो आदिल शाह जो सूरी है उसकी जो सेना है उसमें काफ़ी भौकाल जो है हो जाता है हेमू का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि आदिल शाह सूरी होता है बीमार। आदिल शाह सूरी एक बीमार हो जाता है। ठीक है, मरता नहीं है अभी, आदिल शाह सूरी हो जाता है बीमार, और कुछ मानसिक बीमारी इसको हो जाती है, कुछ मानसिक बीमारी इसको होती है। ठीक है, और जिसका फ़ायदा जो है और अफगानी जो हैं लोग वो उठाते हैं और कर देते हैं विद्रोह करते हैं। और सूरी वंश के जो अंदर भी लोग हैं वो भी विद्रोह करते हैं। सूरी वंश के अंदर विद्रोह ऐसा होता है कि सूरी वंश 4 भागों में बट जाता है। ठीक है, 4 भागों में। अब इसी से परेशान होकर जो है आदिल शाह जो है अपनी राजधानी जो है वो चुनार ले जाता है। चुनार ले जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, विद्रोह हो रहा है लगातार। एक गवर्नर है आगरा का एक गवर्नर है। ठीक है, आगरा का एक गवर्नर है जिसका नाम है इब्राहिम सूरी। क्या नाम है उसका? इब्राहिम सूरी। तो 1555 में आगरा का एक गवर्नर है इब्राहिम सूरी। ये आक्रमण करता है या हमला करता है आदिल शाह के जो है मतलब साम्राज्य में हमला करता है, और ये जीत भी जाता है इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी के पास आगरा और दिल्ली की हुकूमत है वो आ जाती है। ठीक है, और इब्राहिम जो ये आदिल शाह है, आदिल शाह के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है? मालवा का क्षेत्र रह जाता है, मालवा का क्षेत्र। अब ये जो भाई साहब है इब्राहिम सूरी ज़्यादा प्रसन्न नहीं है, क्योंकि एक आक्रमण और होने वाला है इब्राहिम सूरी पर एक आक्रमण और होने वाला है। ठीक है, वो आक्रमण है लाहौर का गवर्नर है जिसका नाम है सिकंदर सूरी। लाहौर का गवर्नर है एक अफगान गवर्नर है जिसका नाम क्या है? सिकंदर सूरी आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा। सरहिंद का युद्ध जो होता है हुमायूं के साथ, वो इसी के साथ होता है। सिकंदर सूरी का युद्ध होता है इब्राहिम सूरी के साथ, और इब्राहिम सूरी हारते हैं और सिकंदर सूरी के पास बहुत बड़ा साम्राज्य आ जाता है। इसमें आगरा का हिस्सा, दिल्ली पूरी आ जाती है। ठीक है, और पंजाब, ये इतने क्षेत्र जो हैं सिकंदर सूरी के हाथ में आ जाते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, बहुत बड़ी हुकूमत सिकंदर सूरी के पास आती है, और सिकंदर सूरी कुछ दिन शासन करते भी हैं। ठीक है, इसके और इधर क्या हो रहा था, इधर जो इब्राहिम सूरी है ये फिर से आक्रमण की तैयारी में है। किस पर? आदिल शाह के ऊपर। आदिल शाह के ऊपर आक्रमण की तैयारी में है। आदिल शाह को पता लगता है, आदिल शाह जो है अब हेमू को तैयार कर रहे हैं कि हेमू अब तुम ही समझो इससे। हेमू सेना लेके जाते हैं, इनके बीच युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद क्या होता है कि बहुत बुरी तरीके से इनको धोता है इब्राहिम सूरी को हेमू, और इब्राहिम सूरी हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की तरफ भाग जाते हैं। अब इसके युद्ध जीतने के बाद क्या होता है, इसकी निगाह अब पड़ती है बंगाल का एक गवर्नर है मोहम्मद सूरी। मोहम्मद सूरी भी काफ़ी विद्रोह कर रहे होते हैं, तो मोहम्मद सूरी को हराता है हेमू। ठीक है, इनके बीच होता युद्ध है, इसको बोलते हैं छप्पर गाथा का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं छप्पर गाथा का युद्ध होता है। ये 1555 की ही बात है, हराता है। ठीक है,
अब देखिए दिल्ली में शासन किसका है, सिकंदर सूरी का। अब इधर हिमायू सोच रहा है कि अब वो समय आ चुका है कि दिल्ली का शासन फिर से अपने हाथ में लेना है। हिमायू आते हैं, युद्ध लड़ते हैं। यही युद्ध जाना जाता है सरहिंद का युद्ध। 22 जून 1555 को एक सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध होता है सिकंदर सूरी और हिमायू के बीच में, जिसमें हिमायू जीतते हैं, सिकंदर सूरी हारते हैं और ये दिल्ली की सत्ता जो है फिर से हिमायू के हाथों में आती है। अब हिमायू के हाथों में आ तो गई है, लेकिन हिमायू ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिमायू ने अपने भौकाल दिखाने के लिए दिल्ली में एक दीने पनाह भवन की जो है स्थापना की थी, निर्माण कराया था, उसमें सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों से गिरते हिमायू की मृत्यु हो जाती है। अब हिमायू का एक गवर्नर होता है जिसका नाम होता है तर्दी बेग। क्या नाम होता है इसका? तर्दी बेग। इतिहासकारों ने अलग अलग नाम भी लिखे हैं लेकिन तर्दी बेग के से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, तर्दी बेग एक इनका गवर्नर होता है हिमायू का। तो कुछ दिन वही रहता है, लेकिन अब शासक तो अकबर हो चुका है ना, तो अकबर का अगर कहे कि अकबर का गवर्नर है यहाँ पर तर्दी बेग। ठीक है, ये बात पता लगती है आदिल शाह को। जब ये बात पता लगती है तो आदिल शाह क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब वो समय आ चुका है जो दिल्ली की सत्ता हथियाई जाए। ये हेमू को तैयार करते हैं और हेमू के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना भेजते हैं दिल्ली। और दिल्ली में आने के बाद क्या होता है, बहुत आसानी से तर्दी बेग को परास्त कर दिया जाता है। तर्दी बेग जो है भाग के जाते हैं बैरम खान अकबर के पास और वहाँ पर कहते हैं कि हेमू बहुत शक्तिशाली है, इससे युद्ध लड़ना बेकार है। ये सब बातें सुन के इसकी हत्या कर देते हैं बैरम खां इसकी हत्या कर देते हैं। और जब बैरम खां के साथ जो सैनिक भाग के गए होते हैं, जो कुछ थोड़े बहुत सैनिक बचे होते हैं, वो भाग के जो गए होते हैं उनको कोड़ों से मारा जाता है। कितने लोग भाग के क्यों गए, ठीक है, ये बताते हैं इतिहासकार, कोड़ों से मारा जाता है उनको। ठीक है, फिर क्या होता है कि तर्दी बेग तो भाग के चले गए। अब यहाँ से कहानी पलटने वाली है। जब ये बात देखी कि दिल्ली की सत्ता हेमू के हाथ में आ रही है, अब हेमू का दिमाग चल रहा है यहाँ पर। हेमू सोच रहा है कि यार ऐसा किया जाए कि देखिए आदिल शाह योग्य शासक नहीं है, वो मेरे भरोसे हैं। आदिल शाह के दहिना बायां हाथ, दहिना पैर बायां पैर सब कुछ तो हेमू है। तो सोचता है क्यों ना अब मैं स्वतंत्र शासक बनूं दिल्ली का। लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो अफगान शासक थे, अफगानी लोग थे, वो विद्रोह कर सकते हैं, वो इसका साथ नहीं देंगे। तो क्या करता है कि जो मुगलों द्वारा जो बहुत सारी राशि लूटी जाती है, मुगलों से बहुत बड़ी राशि लूटी जाती है इस युद्ध में, इस अभियान में हेमू के द्वारा, और हाथी, तो इन सबको जो है बांटता है अफगानों के बीच। तो वो अफगान को अपनी तरफ मिला लेता है और विद्रोह कर देता है आदिल शाह के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देता है। जिससे अब क्या करता है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब इसका होता है राज्याभिषेक, पूरा विधि विधान से, पूरे नियम कानून से इसका राज्याभिषेक होता है। दिल्ली के पुराने किले में इसका राज्याभिषेक होता है। डेट है 7 अक्टूबर 1556 को इसका राज्याभिषेक होता है। अब ये बैठता है दिल्ली की गद्दी पर, इसलिए ये अंतिम हिंदू शासक है। अब ये बहुत दिन तक नहीं है, क्योंकि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध होने वाला है। आप जोड़ सकते हो कितने दिन का शासक रहा होगा। ठीक है, जैसे ही ये हिंदू शासक बनता है अंतिम, वैसे ही क्या करता है, जो हिंदू की शक्ति या हिंदू को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारी दिल्ली की जो जागीरें थी वो गुर्जरों और अहीरों के नाम कर देता है और हिंदुओं को बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाता है। इससे अफगान जो होते हैं वो नाराज़ भी होते हैं, लेकिन इसकी चालाकी ये होती है हेमू की कि अफगानों को भी नाराज़ नहीं होने देता है, इनको भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद बांटता है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पद बांटता है। तो जो शेर शाह सूरी का जो शासनकाल था, उसके समय में जो बहुत बड़ा जो भाग था, वो सारा का सारा भाग हिंदुओं के कब्जे में आ रहा था धीमे धीमे। ठीक है, ये सब बातें हो भी रही थी और बहुत इस समय इसके पास 1500 हाथी और बहुत बड़ी सेना थी इसके पास। ठीक है, इधर जो अकबर का संरक्षक है बैरम खां, वो चुप नहीं बैठने वाला था। उसने युद्ध की घोषणा कर दी कि हमें दिल्ली की गद्दी चाहिए। भैया अकबर के पिता की मृत्यु हुई है, अकबर के पिता की गद्दी थी वो, इसलिए बैरम खां के संरक्षण में अकबर देखिए नाम लगाया जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, लेकिन अकबर का इसमें कोई रोल नहीं होता। अकबर काफ़ी दूर बैठा होता, अकबर तो देख ही रहे होते समझ लो। तो बैरम खां और अकबर ये जो हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध की घोषणा करते हैं और पानीपत की द्वितीय युद्ध की घोषणा हो जाती है। इसके बाद युद्ध जो है होने वाला होता है और ये सब पहले से ही लोग तैयार होते हैं और कहते हैं कि ये जीत किसके पक्ष में जाने वाली है, क्योंकि हेमू की सेना बहुत अच्छी हो गई थी और हेमू बहुत बड़ा जो है योद्धा हो चुका था। बैरम खां को भी ये कहीं ना कहीं आभास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने युद्ध की घोषणा की और युद्ध हुआ। तो 5 नवंबर को ये युद्ध होता है पानीपत का। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी 30 साल बाद युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे से युद्ध हो रहा होता है और जीत जो हो रही होती है वो
हेमू की जीत हो रही होती है। देखो मैंने एक बात बताना आपको भूल गया, जब ये दिल्ली की गद्दी पर जब बैठ रहा होता है तभी जो है ये हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मैंने आपको क्लास में बताया था, जब पहले हिमालय की क्लास में बताया था मैंने कि अकबर की क्लास में, जब कि विक्रमादित्य जो 14वीं जो एक उपाधि है, मतलब हेमू को जो विक्रमादित्य की जो उपाधि दी गई थी वो सबसे अंतिम राजा माना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। इसके बाद कोई भी राजा विक्रमादित्य के नाम से नहीं हुआ, ठीक है। तो 14वां राजा है ये, इसको उपाधि दी थी आदिल शाह ने। ये एक अलग से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था आपको, लेकिन सच्चाई ये है कि जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तब ये विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। आते हैं फिर से युद्ध पर। तो युद्ध बहुत अच्छे से हो रहा होता है, जीत किसके पक्ष में हो रही होती है, हेमू के। लेकिन हेमू देखिए एक हवाई नाम का हाथी होता है, उस पर बैठा होता है और अंधाधुंध तीर चल रहे होते हैं। जो मुगल हैं वो अंधाधुंध तीर चला रहे होते हैं। एक तीर इसकी आंख में जाके लग चुका होता है और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो उसी हाथी के ऊपर मतलब हाथी के ऊपर बना नहीं होता है बैठने वाला, उसी पे गिर पड़ा था। कुछ लोग बोलते हैं कि नीचे गिर पड़ा था। उसने तीर निकाला और तीर निकालने के बाद बहुत देर तक युद्ध लड़ता भी रहा, लेकिन भाई खून निकल रहा है, घायल है, कहीं ना कहीं तो उसकी कमजोरी आई जाएगी। फिर वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद क्या होता है कि सेना में भगदड़ मच जाती है और वो समझ नहीं पाते हैं क्या करें, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। इसी के बीच बैरम खां की जीत हो जाती है, वरना बैरम खां की जीत नहीं होने वाली थी। इतिहास के भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अगर ये हेमू जीतता तो इतिहास कुछ और होता, ठीक है। तो कई बार इतिहास में ऐसे ऐसे चरण आए हैं जिसको अगर वो चीज़ ना होती तो इतिहास कुछ और होता, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो हेमू की इसी वजह से हार हो जाती है। अब हेमू की जब हार होती है तब हेमू को कुछ सैनिक लोग भगा ले जाते हैं बचा के, ठीक है। लेकिन फिर जो मुगल वंश के जो मुगलिया लोग होते हैं, ये सैनिक उसको ढूंढ के लाते हैं, बैरम खां और अकबर के सामने पेश करते हैं इसको। बहुत ही जो है बेहोशी की हालत में होता है। अकबर से बैरम खां कहता है कि अकबर जा इसकी जो है गर्दन धड़ से अलग कर दे, क्योंकि ये काफिर है और अपने आप की गाजी उपाधि धारण, क्योंकि काफिरों को मारने के लिए गाजी उपाधि धारण की जाती थी, तो गाजी की उपाधि धारण कर लो। तो इतिहासकार यहाँ पर तीन तरीके की बात बताते हैं, तीन तरीके की। एक तो ये कि अकबर ने मना कर दिया कि मैं घायल व्यक्ति को नहीं मारूंगा। दूसरी बात यह है कि अकबर ने तलवार उठाई और गर्दन पे मारी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। तीसरी बात यह है कि बैरम खां ने इसकी हत्या की। तो ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि बैरम खां ने पे जो है इसकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग किया था, और जो गर्दन है इसको ले जाया गया था, यानी ये जो गर्दन है इसको ले जाया गया था काबुल में, खूब गलियों में घुमाया गया था और धड़ को दिल्ली के किले में लटका दिया गया था, क्योंकि ये एक डरवाने के लिए कि जिसको आप लोग बहुत बड़ा योद्धा मानते हो, देखो हम लोगों ने उसका क्या हाल किया है, ये एक भौकाल दिखाने के लिए। तो इस तरीके से ये जो दिल्ली का अंतिम शासक माना जाता है हेमू, आज आपको पता लग गया होगा कि दिल्ली का अंतिम शासक जो है वो हेमू क्यों है, क्योंकि बाकायदा इसने जो है राज्य अभिषेक भी अपना करवाया था 1556 में ही। 7 अक्टूबर 1556 में ही इसने अपना राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। और इसने जो है विद्रोह कर दिया था, आदिल शाह ने स्वतंत्र रूप में अपना राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। तो ये पानीपत का युद्ध खत्म होता है और इसके बाद अकबर गद्दी पर, यहाँ दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और फिर अकबर का काल शुरू होता है, ठीक है। तो क्लास आपको समझ में आई होगी मुझे पता है। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अच्छी सी कमेंट छोड़ दें। अगर मन करता है तो सब्सक्राइब कर लें, वरना कोई बात नहीं, आपका मन है। और अच्छा, फिलहाल जो आप देखने आए होंगे इस वीडियो पे क्लिक, जो भी आपकी इच्छा रही होगी वो आपको यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। मुझे पता है कि ये उन लोगों ने वीडियो देखा है जिनको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता नॉलेज है, उन लोगों ने नहीं क्लिक किया है, मुझे पता है, ठीक है। और भी कोई आपका सुझाव हो या फिर आपने और भी कोई कहानी सुनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इतिहासकारों ने इसके लिए बहुत अलग अलग कहानियाँ बता रखी हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसे विकीपीडिया वगैरह चेक किया है, उसके बाद मैंने मिक्स करके ये चीज़ आपको बताई है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब जो है मैंने एक किताब से पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखी हैं, क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग, क्योंकि मैंने देखा कि डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हो रही है, इनका निवास स्थान अलग अलग हो रहा है, इनके पिताजी हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये मुगलिया जो थे काफ़ी जो है क्रूरता की थी इन लोगों ने। हेमचंद्र को मारने के बाद जो 80 साल का जिनका बुजुर्ग पिता था, जो संत बन चुका था, उसको भी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसके पूरे वंश, पूरे राज्य, मतलब सबको बहुत ही बेरहमी से मारा था, ठीक है। अगर अकबर को मान लेते हैं कि अकबर ने इसकी हत्या की थी, अगर ऐसा इतिहासकार मान लेते तो अकबर को महान नहीं कहा जा सकता। ये सब बातें वहाँ पर मैंने पढ़ी हैं किताबों में, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि बैरम खां ने इसकी हत्या की थी, गर्दन धड़ से अलग कर दिया था। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलेंगे शाहजहाँ के क्लास में। शाहजहाँ पढ़ाना है आपको, हिस्ट्री की क्लास चल रही है रेगुलर। अगर आप लोग चाहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग बराबर हिस्ट्री को देखते रहें। बहुत सारी चीज़ें मैंने चैनल पे पढ़ाई हैं,
रीजनिंग, हिंदी, इंडियन पॉलिटी, पूरी इंडियन पॉलिटी तो बहुत अच्छे से पढ़ाई मैंने। इस समय हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री खत्म करने के बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इस पर। अगर आप लोग चाहें तो भरोसा कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपने साथियों को भी इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल अगली क्लास में।